स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं आपके समक्ष संसद के अंतिम वीडियो के साथ उपलब्ध उपस्थित हूँ और आज हम संसद की जितनी भी थियोरेटिकल पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम संसद के एमसीक्यूज जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला है टॉपिक विभिन्न प्रस्ताव एवं संकल्प। ठीक है। अब प्रस्ताव किसे कहते हैं और संकल्प किसे कहते हैं? तो प्रस्ताव संसद की पहली प्रक्रिया जो संसद को गति एवं विचाराधीन बनाए, यानी संसद को गति प्रदान करे एवं उसे विचाराधीन बनाए तथा किसी भी विधेयक को जो संसद में पेश किया जाता है उसे एक तरीके से कहते हैं प्रस्ताव। संकल्प या क्या होता है? मतों का एक साथ होना। ठीक है। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे ही संकल्प कहते हैं। ठीक है। याद रखिए जो प्रस्ताव होता है वह मंत्री एवं निजी सदस्य दोनों के द्वारा लाया जाता है। मंत्री एवं निजी सदस्य दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। प्रस्ताव के संदर्भ में हम देखते हैं कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं। याद रखिए प्रस्ताव में एक होता है अविश्वास प्रस्ताव यह सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। यह सरकार के जीवन एवं मरण का केंद्र होता है। दूसरा है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तीसरा है विश्वास प्रस्ताव। चौथा है स्थगन प्रस्ताव और पांचवा है निंदा प्रस्ताव। इन प्रस्तावों के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहला है अविश्वास प्रस्ताव। आर्टिकल 75 में इसका वर्णन किया गया है कि केवल लोकसभा में यह लाया जाएगा। हम जानते हैं कि लोकसभा जो होती है वह जनता का सदन है, लेकिन राज्यसभा राज्यों का सदन होता है। अर्थात लोकसभा में जितने भी सदस्य जाते हैं वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने हुए कैंडिडेट होते हैं, इसलिए यह जनता के सदन अर्थात लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा के नियम 198 में इसका वर्णन किया गया है। किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ यह लाया जा सकता है। याद रखिए यह किसी मंत्री के खिलाफ या फिर संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है। यदि यह प्रस्ताव हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसे हम देखते हैं। याद रखिए कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है। और अगर पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है, या कह सकते हैं कि सरकार का विघटन हो जाता है। इसके पश्चात एक नई गठित सरकार का अस्तित्व में आती है। ठीक है। अब यदि याद रखिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव है किसके द्वारा लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है तथा न्यूनतम 50 सदस्य मिलकर यह प्रस्ताव लाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है ये किसी विशेष मुद्दों के प्रति सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए लाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना। वहीं यदि हम विश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है सरकार के अस्तित्व को जांचने के लिए, वहीं विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा में पेश करती है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना शक्ति बल का प्रदर्शन करने के लिए कि हाँ हमारे पास अभी बहुमत मौजूद है। ठीक है। आर्टिकल 75 में क्या है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास हासिल करना होगा। अगर यह हासिल नहीं कर पाती, यदि विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है वह सरकार गिर जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। याद रखिए स्थगन प्रस्ताव जो होता है 50 सदस्य समर्थन प्लस पीठासीन अधिकारी की अनुमति से यह पेश किया जाता है। यह कोई भी ला सकता है। ठीक है। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों भी। ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में लाया जा सकता है। इसका जो उद्देश्य होता है लोक महत्व के विषय पर चर्चा हो सके। ठीक है। साथ ही साथ प्रस्तावित नियमित कार्यवाही को रोककर उठाए गए मामले पर चर्चा हो सके। इसकी एक शर्त भी है कि स्थगन प्रस्ताव में केवल एक ही मुद्दा उठाया जाएगा। याद रखिए जो बहुचर्चित मुद्दा होगा या फिर जो लोक महत्व के विषय से संबंधित होगा ऐसे मुद्दों को स्थगन प्रस्ताव के तहत उठाया जाएगा तथा तात्कालिक मुद्दा वह तात्कालिक मुद्दा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। उस समय के जो चर्चित मुद्दे हैं वही होने चाहिए, पुराने मुद्दे को इसमें नहीं उठाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं निंदा प्रस्ताव। याद रखिए निंदा प्रस्ताव जो है ये केवल केवल लोकसभा में लाया जाता है।
लोकसभा में इसे करने का कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है? किसी मंत्री या मंत्री के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ या लाया जा सकता है। ठीक है? विश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर बहुमत सिद्ध करने की आवश्यक ज़रूरत होती है। ठीक है? यदि बहुमत सिद्ध नहीं किया गया, तो ऐसा माना जाता है कि सरकार का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अर्थात सरकार जो है बहुमत खो चुकी है। अच्छा, अक्सर चर्चाओं में रहा है कुछ चीज़ें जो प्रायः प्रश्नों में पूछ ली जाती हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या होता है, ज़मानत ज़ब्त क्या करना क्या होता है? याद रखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी कैंडिडेट का उनके खिलाफ किसी अन्य कैंडिडेट के खिलाफ वो खड़े हुए चुनाव में और उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। याद रखिए, 1/6 मत जो है ना प्राप्त होने पर, यानी कुल पड़े मतों का 1/6 भाग अगर वह कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी ज़मानत ज़ब्त हो गई है। दूसरा है गण पूर्ति, जिसे कहते हैं कोरम। याद रखिए, कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ठीक है? चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। सदन को संचालित करने के लिए 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए। तभी इसी ही कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के जीवन और मरण का केंद्र कहते हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है? जबकि मंत्री के इस्तीफा देने पर केवल मंत्री का पद समाप्त होता है, जबकि प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद, संपूर्ण सरकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ प्रश्न बनता है, यदि अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया गया और वह पास हो गया, तो क्या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को देना पड़ेगा? याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव चाहे एक मंत्री के खिलाफ लाया गया हो या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया गया हो, यदि वह पास हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है? ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दबाव बना रहे तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सके। ठीक है? एक मंत्री का दूसरे मंत्री के प्रति या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेहिता बनी रहे, इसीलिए यह प्रावधान किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विश्वास प्रस्ताव। याद रखिए, विश्वास प्रस्ताव पक्ष के द्वारा लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव के बाद बहुमत सिद्ध करने के लिए यह लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव के तहत न उठाए जाने वाले विषय, अर्थात स्थगन प्रस्ताव के तहत कौन-कौन से ऐसे विषय हैं जो नहीं उठाए जा सकते? तो ऐसे विषय जो न्यायालय में विचाराधीन हो, ठीक है? ऐसे विषयों को इसमें नहीं उठाया जाएगा। संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़े मुद्दे, सत्र में ऐसे विषय जो संसद सत्र में पहले से चर्चा हो चुकी हो जिन पर, ऐसे विषयों को इसमें नहीं उठाया जाएगा। तथा जो अन्य प्रस्ताव से भी उठाया जा सकता है, यानी कि जो साधारण प्रस्ताव के द्वारा या किसी अन्य प्रस्ताव के द्वारा विषयों को उठाया जा सकता है। ठीक है? तो ऐसे प्रस्तावों को स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो होता है, या लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। याद रखिए, उस सदन का जो अध्यक्ष होगा, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा की स्पीकर, उनकी इजाज़त के पश्चात ही यह मतलब लाया जा सकेगा। ठीक है? अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर इसका उद्देश्य होता है चर्चा करना। नेक्स्ट, विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो याद रखिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है? 50 सदस्यों के समर्थन से इसे लाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। अविलंबनीय महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है, तथा प्रस्ताव पारित होने के पश्चात यदि नियमित कार्यवाही को रोककर उठाए जाने वाले विषयों पर इस पे चर्चा की जाती है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं नोट। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन में दिया गया स्पीच मंत्रिपरिषद तैयार करती है। याद रखिए, जो राष्ट्रपति होता है वह मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है? तो ऐसे में जो संयुक्त अधिवेशन में जो स्पीच दिया जाता है, वो मंत्रिपरिषद ही तैयार करती है। ठीक है? जो 1 साल के भावी क्रियाकलापों का वर्णन होता है। ठीक है? जो 1 साल में सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं, उनका वर्णन होता है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को संसद के प्रत्येक वर्ष पहले सत्र एवं नवनिर्वाचित लोकसभा गठित होने के बाद पहले सत्र में यह उठाया जाता है। याद रखिए, 2019 में 2 बार यह किया गया था।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है? सॉरी, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा एवं मतदान होता है। ठीक है। राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है तथा धन्यवाद प्रस्ताव पास होना सरकार के लिए जरूरी है, अन्यथा सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक है। याद रखिए कि धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव सरकार को पास करना उसकी मजबूरी है, उसी के लिए जरूरी है, अन्यथा यह माना जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। नेक्स्ट देखते हैं समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव क्या होता है? इसे हम कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है। इसका जो उद्देश्य होता है, चर्चा समाप्त कर एक दूसरे पर दूसरे मुद्दे पर चर्चा करना। ठीक है। जो वर्तमान में चर्चा जिस पर चल रही हो, ऐसे विषयों को छोड़कर किसी दूसरे अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है। प्रस्ताव पारित होने पर चर्चा को बीच में रोककर संबंधित विषय पर मतदान भी किया जा सकता है। ठीक है। यह 4 प्रकार का होता है। याद रखिए 4 प्रकार का समापन: साधारण, कंगारू, घटकों द्वारा या गिलोटिन। गिलोटिन का अर्थ होता है समाप्त कर देना। ठीक है। अर्थात उसे जो तत्कालीन समय में जो डिस्कशन चल रहा होगा, जिस विषय पर चर्चा चल रही होगी, उसे वहीं पर कट करके एक नए विषय को उठाकर उस पर चर्चा की जाएगी, उसे कहते हैं गिलोटिन। ठीक है। अनियत दिन वाले प्रस्ताव। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किए जाते हैं तथा कार्य मंत्रणा समिति की सलाह के बाद इसकी तिथि को घोषित किया जाता है। नेक्स्ट, औचित्य प्रस्ताव। औचित्य प्रस्ताव आखिर है क्या? तो याद रखिए विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा यह लाया जाता है औचित्य प्रस्ताव, तथा सदन की कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों का पालन करने पर सदन के किसी सदस्य द्वारा सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए यह औचित्य प्रस्ताव लाया जाता है। अच्छा, ये देखिए रूल 337 क्या है? नियम 337। ठीक है। लोकसभा में यह लाया जाता है ऐसे मामलों जो औचित्य प्रश्न ना हो, जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, उन्हें नियम 377 के द्वारा उठाया जाता है। ठीक है। यह एक विशेष प्रावधान है जो कि औचित्य प्रश्नों, जो प्रश्नकाल, अल्पकाल, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा नहीं उठाए जा सकते, उन्हें नियम 377 के अंतर्गत उन्हें उठाए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। 20 सदस्यों के प्रतिदिन अनुमति होती है। याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि यहाँ से बहुत से बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक दिन में कितने क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए 20 सदस्यों द्वारा एक दिन में मौखिक जो प्रश्नों की पूछे जाने की संख्या होती है वो 20 होती है। ठीक है। यानी कि मौखिक प्रश्न अधिकतम एक दिन में 20 ही पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन लिखित उत्तर के संदर्भ में यह नहीं है। एक दिन में मैक्सिमम 230 लिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। याद रखिए इन्हें सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। ठीक है। और लिखित प्रश्नों का उत्तर लिखित तौर पर दिया जाता है और मौखिक प्रश्नों का उत्तर मौखिक तौर पर दिया जाता है। ठीक है। नियम 317 यह क्या है? तो याद रखिए यह नियम 317 के समान राज्यसभा में भी यही कंडीशन है। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सेम है। बजट। याद रखिए बजट शब्द का प्रावधान कहीं किया नहीं गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 के बारे में लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम व्यवहारिक तौर पर बजट कहते हैं, का नाम उल्लेख किया गया है। बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है। अन्य व्यय का लेखा जोखा इसमें प्रस्तुत किया जाता है तथा जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यह बजट तैयार किया जाता है। यदि बजट नहीं आता तो ऐसा माना था कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी। याद रखिए बजट को पास करना सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यदि सरकार समय से बजट नहीं पास कर पाती तो ऐसा माना जाता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, अर्थात सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। इसलिए समय से बजट पेश करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसे हम देखते हैं। क्या है? राष्ट्रपति
बजट को संसद में प्रत्येक वर्ष पेश करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना बजट पेश नहीं हो सकता, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के धन निकालने से संबंधित कोई भी अन्य विधेयक स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ परिवर्तन, पहले क्या प्रावधान थे बजट से संबंधित और अब क्या क्या प्रावधान है, उन्हें हम देखते हैं। पहले क्या था, पहले था कि जो बजट था वो काले चमड़े के बैग या सूटकेस में पेश किया जाता था, लेकिन अब लाल कपड़े के जो है बैग में पेश किया जाता है। पहले फरवरी के अंतिम माह में पेश किया जाता था बजट, अब यह फरवरी के पहले माह में पेश किया जाता है, ठीक है। और जो पहले था शाम को 5 बजे, ब्रिटिश समय अनुसार 11 बजे, ठीक है। हमारा जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग 5.5 घंटे आगे है। तो लगभग ब्रिटिश टाइम के 11 बजे और हमारे यहाँ शाम के 5 बजे बजट पेश किया जाता था। लेकिन अब इस स्थिति को समाप्त कर दिया गया है, जो कॉलोनियल माइंडसेट था उसे समाप्त करके अब भारत के समय अनुसार लगभग 11 बजे सुबह बजट पेश किया जाता है, ठीक है। बजट में व्यय का वर्गीकरण, ठीक है, इसे हम देखते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय तथा भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, यानी जो संचित निधि पर भारित नहीं होते। तो याद रखिए, जो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं इनमें केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता। तथा संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते इसी निधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि चर्चा और मतदान तथा लोकसभा में पारित होना जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे वे जो संचित निधि पर भारित नहीं होते, उन पर मतदान भी हो सकता है, उन पर चर्चा भी हो सकती है। नेक्स्ट, भारित व्यय नहीं है। अब हम देखते हैं कि संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से नहीं होते। तो याद रखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन नहीं होते, ठीक है। या संचित निधि पर भारित नहीं होते, ठीक है। वेतन जो है वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, जबकि पेंशन जो है वो भारत सरकार प्रदान करती है। न्यायाधीशों के वेतन राज्य सरकार, जबकि पेंशन भारत सरकार प्रदान करती है। बजट पारित करने की प्रक्रिया, याद रखिए बजट पारित करने की प्रक्रिया जो होती है यह 6 चरणों की होती है, ठीक है। पहला चरण होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, यानी बजट को सदन में पेश किया जाएगा, ठीक है। आम बहस होगी उस बजट पर, विभागीय समितियों द्वारा उसका जांच होगा, यह तीसरा स्टेज है। चौथा है अनुदान की मांग तथा इस पर मतदान होता है। पांचवा, विनियोग विधेयक को पारित होना होगा। तथा छठा जो लास्ट होता है, यह वित्त विधेयक या पारित होगा, ठीक है। या तो यह पारित होगा या तो नहीं होगा। याद रखिए, जो बजट होता है वह पेश किया जाना नितांत आवश्यक है, ठीक है। उसे बजट को पारित होना ही होगा, ठीक है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन एवं तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है कि प्रतिलिपि का वितरण या गजटीकरण किया जाता है, जबकि द्वितीय वाचन में बहस एवं समितियों के पास भेजा जाता है ताकि विभागीय समितियां उसकी जांच करें, ठीक है। उसमें जो प्लस पॉइंट है, उसमें जो निगेटिव बिंदु है, उनको जांचे तथा उन्हें सदन को उससे अवगत कराए। वहीं हम तृतीय वाचन में देते हैं कि निर्णय कि यह पास होगा कि नहीं होगा, यह तृतीय वाचन का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है तथा लोकसभा में समग्र रूप से इसकी चर्चा की जाती है। आम बहस, 1 माह के स्थगन अर्थात 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी है। लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल एवं मई महीनों के लिए एक विधेयक पारित करती है। इसमें प्रायः साल भर के खर्चों के अनुमान की 1/6 जो भाग राशि है वह 2 माह के व्यय के लिए दे दी जाती है। इसे ही लेखानुदान कहते हैं। याद रखिए, लेखानुदान इसे ही कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो खर्च के जो आगामी खर्चों की जो राशि होती है 2 माह की, उसके लिए पहले से ही बजटीय प्रबंधन किया जाता है, जिसे लेखानुदान कहते हैं। लेखानुदान पारित कब होता है, याद रखिए, संसद 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित अगर यदि कर दिया जाए तो अनुदानों की मांग एवं जांच की रिपोर्ट करती है लोकसभा में, ठीक है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है कि सरकार की मांगों के प्रति जो आमतौर पर जो विपक्षी दल होते हैं वह अपनी असहमति व्यक्त करते हैं
और अपनी असहमति व्यक्त कर करके वह कटौती प्रस्ताव लाके आते हैं। ठीक है। अब कटौती प्रस्ताव जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं कौन-कौन से कटौती प्रस्ताव हैं। पहला है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा है आर्थिक या मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव और तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अब हम देखते हैं अलग-अलग कि ये क्या होते हैं। पहला है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। सरकार की मांग की नीति के प्रति असहमति इसमें जताते हैं विपक्षी दलों के द्वारा। जबकि आर्थिक या मितव्ययिता कटौती में राशि खर्च को कम करने का इसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है। जबकि सांकेतिक कटौती प्रस्ताव केवल असहमति प्रदान करने का एक तरीका होता है। लोकसभा से अनुदान की मांग पारित होने के पश्चात विनियोग विधेयक जो होता है यह पारित हो जाता है तथा यह धन विधेयक होता है। याद रखिए विनियोग विधेयक जो होता है यह धन विधेयक होता है। आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। ठीक है। याद रखिए इसमें जो विनियोग विधेयक होता है इसमें करों से कोई मतलब नहीं होता, ये करों से स्वतंत्र होते हैं। अब हम बात करते हैं वार्षिक वित्त विधेयक की। याद रखिए करों को बढ़ाने घटाने से संबंधित सरकार की जो मान्यताएं मिलती हैं एवं सरकारी नीतियां जो लागू होती हैं, ठीक है, इससे संबंधित है वार्षिक वित्त विधेयक। अब हम जाते हैं लोकसभा सीटों पर कि भारत में किस राज्य के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं। ठीक है। और अक्सर यहाँ से हमने देखा है कि मिलान के तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लोकसभा सीट को एक तरफ लोकसभा सीटें दी होती हैं तथा एक तरफ राज्य दिए होते हैं जबकि दूसरी तरफ लोकसभा सीटें दी होती हैं तथा पूछता है कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें पाई जाती हैं। तो याद रखिए लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में हम देखते हैं कि असम एवं झारखंड इन दोनों राज्यों में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो 14-14 है। ठीक है। 5 राज्य जिनमें गोवा, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर व त्रिपुरा, इन 5 राज्यों की बात करें तो इन 5 राज्यों में जो 2-2 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान, याद रखिए आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान दोनों में 25-25 लोकसभा सीटें हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। हम जानते हैं कि उत्तराखंड जो है वह उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था सन 2000 में। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है उत्तराखंड में जो वो 5 लोकसभा सीटें हैं लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। ठीक है। पूरे भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं 80। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, गुजरात में 26 सीटें हैं। ठीक है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। वहीं हम बात करें बिहार की, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं तथा मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। पंजाब में 13 सीटें हैं, वहीं हरियाणा में 10 सीटें हैं। याद रखिए जो पंजाब है इसमें सीटों की संख्या हरियाणा की सीटों की संख्या लोकसभा सीटों की संख्या से अपेक्षाकृत अधिक है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या एक एक है। चलिए देखते हैं वे कौन कौन से राज्य हैं। यूटीज, इसमें अधिकतर यूटीज शामिल किए गए हैं। चंडीगढ़, सिक्किम, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार, मिजोरम, दादरा नगर और हवेली एवं दमन दीव। याद रखिए दादरा नगर और हवेली और दमन दीव को अब एक कर दिया गया है। ठीक है। लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी, इन सभी में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो एक है। ठीक है। पंजाब में 13 सीटें, मैंने कि जैसे आपको आगे बताया। सबसे नया गठित राज्य तेलंगाना, यहाँ पर टोटल लोकसभा जो सीटें हैं वो 17 हैं जबकि दिल्ली एनसीआर में 7 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने एक ट्रिक बनाया था राज्यों का स्थापना क्रम के अनुसार याद करने का। ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? आ गुन गा हरि के हिम मेघ से मणि लाया तो त्रिपुरारी को सिक्का मिला। अरुण गोटू छत्तीसगढ़, उत्तर झार तेल। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आ से आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य। दूसरा है गुन से गुजरात, हरि से हरियाणा, हिम से हिमाचल प्रदेश, मेघ मेघ से मेघालय, मणि से मणिपुर, त्रिपुरारी से त्रिपुरा,
सिक्का मिला, याद रखिए सिक्का से सिक्किम, वहीं मिला से मिजोरम। अरुण से अरुणाचल प्रदेश। गो से गोवा। छत्तीसगढ़ से हम तो जानते हैं छत्तीसगढ़ या पूरी रूप से दिया है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़। उत्तर से उत्तराखंड। झार से झारखंड। और तेल से तेलंगाना। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो याद रखिए ट्रिक क्या है, आ गुनगा हरि के, हिम मेघ से मणि लाया तो त्रिपुरारी को सिक्का मिला, अरुण गोटू छत्तीसगढ़, उत्तर झार तेल। ये राज्यों का क्रमानुसार स्थापना क्रम है। ठीक है, इसे याद रखेंगे तो हमें यह प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं लोकसभा की अवधियां कि प्रथम लोकसभा, द्वितीय लोकसभा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यह कब कब आयोजित की गई लोकसभा की। साथ ही साथ इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे अगर हम पहली लोकसभा की बात करें तो पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, तथा पहली लोकसभा का जो गठन किया गया था वर्ष 1952 से लेकर 1957 में किया गया था। वहीं दूसरी लोकसभा 1957 से लेकर 1962 तक। तीसरी लोकसभा जो थी वह 1962 से लेकर 1967 तक थी। ठीक है। चौथी जो लोकसभा थी वो 1967 से लेकर 1970 तक, या केवल 4 वर्ष के लिए थी, यह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी। पांचवी लोकसभा की बात करें तो यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो यह पांचवी लोकसभा थी इसका जो कार्यकाल था 6 वर्ष था। अर्थात एक वर्ष जो है वह इमरजेंसी 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिससे लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ गया था। याद रखिए वर्ष 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है छठवां लोकसभा। इसमें अंततः जनता पार्टी की सरकार बनती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाती है, तथा मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। वह 44वां संविधान संशोधन इसमें लाया गया था, जिसमें कि 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रमुख प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। वर्ष 1980 से लेकर 1984 तक सातवीं लोकसभा का गठन किया गया था। वहीं 1985 से लेकर नवासी तक आठवीं, 1989 से लेकर 91 तक या नौवीं लोकसभा थी। 1991 से लेकर 1996 तक यह 10वीं लोकसभा थी। ठीक है। 1996 से लेकर 98 तक यह महज 2 वर्षों तक इसका कार्यकाल था। 11वीं लोकसभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का था। 1998 से लेकर 1999 तक यह 12वीं लोकसभा थी, यह इसका कार्यकाल 1 वर्ष था। 1999 से लेकर 2004 तक 13वीं लोकसभा। 2004 से लेकर 2009 तक 14वीं लोकसभा। 2009 से लेकर 14 तक 15वीं। 2014 से लेकर 19 तक 16वीं लोकसभा थी। याद रखिए 16वीं लोकसभा में ही बीजेपी सरकार जो है वह सरकार में पुनः आई थी। वर्ष 2019 से लेकर 24 तक 17वीं बार इसमें भी बीजेपी गवर्नमेंट आई, और इसके साथ साथ पूर्ण बहुमत के आधार पर आई। ठीक है। वहीं 2024 में से अब तक यह जो है यह 18वीं लोकसभा है। ठीक है। तो पूजे का वर्तमान की लोकसभा कौन है, तो यह 18वीं लोकसभा है। इसमें भी बीजेपी गवर्नमेंट है। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं 17वीं एवं 18वीं दोनों के जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो ओम बिरला जी थे, या राजस्थान के कोटा जिले से सांसद चुनकर आए हैं। यदि हम बात करें संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यहाँ में हमने संसद के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कंपाइल कर लिया है, जहाँ से अक्सर प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के टच से बाहर होते हैं, इन्हें नहीं पढ़ा जाता, लेकिन यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किया गया है। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 83, तो याद रखिए संसद के सदनों की इसमें अवधि का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन का इसमें प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके उपाध्यक्षों का इसमें वर्णन है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 94 की, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पद रिक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, तथा त्याग पत्र व पद विमुक्ति के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 98 क्या है,
तो संसद का सचिवालय, याद रखिए संसद के सचिवालय अनुच्छेद किस में है, तो याद रखिए अनुच्छेद 19, सॉरी अनुच्छेद 98 में है। ठीक है। और संसद का जो सचिवालय होता है, इसका जो महासचिव होता है, संसदीय महासचिव इसका प्रमुख होता है, लेकिन इसका जो सर्वे सर्वा होता है वह लोकसभा अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 105, संसद के सदन समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार का इसमें प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 106 में संसद के वेतन भत्ते, इसमें सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान किसमें है, या आर्टिकल 106 में, 106 में है। संसदीय विशेषाधिकार पूछा जाता है कि इस विशेषाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद कितने में किया गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। विशेषाधिकार दो प्रकार के हैं, एक है सामूहिक विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार, एक है विशेषाधिकार, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। ठीक है, याद रखिए। तो पूछेगा संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार कितने अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 105 में है। नेक्स्ट, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 117 में किया गया है। ठीक है। यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वित्त विधेयक विधेयक जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है 117 क्लॉज ए एंड 117 क्लॉज सी। ठीक है। या जो है धन विधेयक से समानता रखता है, जबकि यह पूर्ण रूप से वित्त विधेयक से समानता रखता था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अनुच्छेद 123 यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह विधेयक के अध्यादेश से संबंधित है कि राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश की प्रख्यापित करने की शक्तियां, अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति अध्यादेश कब प्रख्यापित करेगा, याद रखिए राष्ट्रपति अध्यादेश तभी लाता है जब लोकसभा या राज्यसभा अथवा दोनों सदन अस्तित्व में ना हो। ऐसी स्थिति में अध्यादेश पेश किया जाता है। ठीक है। और अध्यादेश जो होता है यह अल्पकालिक कानून होता है। ठीक है। यदि संसद सत्र पुनः अस्तित्व में आ जाते हैं तो इसे बहुमत के द्वारा इसे पास कराना होगा, नहीं तो अध्यादेश जो होता है यह स्वतः समाप्त हो जाता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो याद रखिए संसद सदनों के अस्तित्व में न रहने के कारण जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है यह अल्पकालिक कानून का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद के जो जितने भी थियोरेटिकल टॉपिक थे वो आज समाप्त हो गए, और आशा करते हैं आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हुआ होगा। यदि आपको इससे प्रॉफिट मिला तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें कि अ, और किस प्रकार से हम जो पॉलिटी सब्जेक्ट है इसमें विभिन्न टॉपिकों को टैकल किया जाए तथा उन पर प्रश्नोत्तरी कराई जाए, उस पर थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट किया जाए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो संसद के प्रश्नों पर आधारित होगा। थैंक यू सो मच।